हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़, जिसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। तो इस चैप्टर का हम प्रश्न उत्तर करेंगे, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इंडियन हूँ। सिक्किम की युवती द्वारा यह कहे जाने से स्पष्ट होता है कि अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्व राष्ट्र का है। आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो जब लेखिका लायुंग से युमथांग का सफ़र करती हैं तो रास्ते में उन्हें क्या मिलती है? एक लड़की मिलती है। उन्हें क्या मिलती है? एक लड़की मिलती है, मतलब एक युवती मिलती है। तो उससे पूछती हैं कि क्या तुम सिक्किमी हो? क्या तुम सिक्किमी हो? तो कहती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। नहीं, मैं इंडियन हूँ। तब वही कह रही हैं कि एक बच्ची के प्रति उसके अपने वो कह रही है कि धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्व उसका क्या है? राष्ट्र है। तो ही लेखिका कह रही है कि आप किस प्रकार राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर समझाइए। मतलब आप कैसे अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करेंगे, तो उसी के बारे में आपको लिखना है। तो मैं इंडियन हूँ, उत्तर है मैं इंडियन हूँ। सिक्किम की युवती द्वारा यह कहे जाने से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के लिए अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? राष्ट्र है। ये कौन कह रही है? वो लड़की जो रास्ते में क्या बेच रही थी? चिप्स बेच रही थी। जब लेखिका ने उनसे पूछा कि तुम क्या सिक्किमी हो, तो वो कही क्या, मैं इंडियन हूँ। तो वही कह रही कि जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से अत्यधिक अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? राष्ट्र होता है। मनुष्य जिस राष्ट्र की धरती पर जन्म लेता है वह उसकी माँ समान होती है और उसे भी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य निभाकर अपने देश प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर है, अपने देश को कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पहला है, अपने देश को स्वच्छ रखना है। हमारा ये प्रमुख कर्तव्य है कि प्रमुख कर्तव्य हमारा क्या है कि अपने देश को क्या रखना है? स्वच्छ रखना है। क्योंकि जो युम लायुंग है, युमथांग है, वो क्या है? स्वच्छ है। वहाँ पर्यावरण प्रदूषित नहीं है। वहाँ पे जो स्नोफॉल है बहुत अधिक भी होता है, बहुत अधिक होता है। मतलब वहाँ वृक्ष भी हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमें हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने देश को वो स्वच्छ रखे, सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करे, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करे, जनसंख्या को शिक्षित कर, पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित कर, निर्धनता और भुखमरी को दूर करके। मतलब यदि कोई गरीब है, भुखमरी है, तो अपने देश में उसको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए? शिक्षित करना। ये क्या है? अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करने का ये क्या है? महत्वपूर्ण कर्तव्य है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। इस कथन के आलोक में बताइए कि देश की सीमा पर तैनात फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं, उनके प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो लेखिका जब चीन के बॉर्डर में पहुंची तो वहाँ पे देखी कि क्या वहाँ पे -15, मतलब वहाँ पे जो सेना है, हमारा इंडियन आर्मी के सेना जवान हैं, वो -15 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते रहे? ड्यूटी करते हैं। उनको देखकर लेखिका कहती है मतलब कि हम गर्मी में, लेखिका कब गई थी? मई जून में गई थी। तो देखी कि तब भी वहाँ -15 डिग्री सेल्सियस तापमान है। फिर और जब मतलब दिसंबर जनवरी में वहाँ कितनी ठंडी पड़ती होगी। मतलब हमारे देश के सैनिक -15 डिग्री और ठंडी में तो और माइनस में चला जाता है, 40-40 डिग्री चला जाता है सेल्सियस तापमान। तो इतने कठिन परिश्रम से करते हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसी के बारे में यहाँ है। तो वही उत्तर है, देश की सीमा पर बैठे फौजी उन सभी समस्याओं का सामना करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सर्दियों में हाड़
कपाने वाली ठंड में जब पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है तो वे फौजी सीमा पर मुस्तैद रहते हैं। कि मतलब सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, सिर्फ पेट्रोल को छोड़कर। तब भी हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, और हम चैन से क्या करते हैं, सोते हैं। इसी प्रकार भीषण गर्मी में अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए सीमा पर सिर्फ इसलिए कड़ा पहरा देते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। यदि वो सो जाएं तो हम भी क्या हो जाएंगे, सो जाएंगे। देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें, उनके परिवार के प्रति आत्मीय संबंध रखें, उनकी हर संभव क्या करें, सहायता करें। जो हमारे देश के सेना के जवान इतनी मेहनत करते हैं कि हम चैन की नींद सोते हैं, नहीं तो हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे पे क्या कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, तो हम सो नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में उनके हमारा एक कर्तव्य है कि उनके परिवार का हर संभव हम क्या करें, मदद करें। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो लेखिका के अनुसार लेखिका कह रही हैं कि जब वहाँ के ठंडी में क्या होते हैं, वहाँ पे युमथांग और सिक्किम में क्या हो जाते हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाते हैं, और ठंडी में, और गर्मियों में वही पिघल कर क्या होते हैं, नदियों के रास्ते हमारे मैदानी भागों में आते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जल का मतलब वही हमारे जल का क्या है, स्रोत है। तो उत्तर वही है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था बड़े ही अनूठे ढंग से की है। सर्दियों में प्रकृति बर्फ के रूप में जल का संग्रह कर लेती है। मतलब जो हमारी प्रकृति है और सर्दियों में बर्फ के रूप में जल का क्या करती है, संग्रह कर लेती है। हिममंडित शिखर ऐसे ही जल स्तंभ है, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो ऐसे ही क्या है, जल के स्तंभ है। गर्मियों में जब सर्वत्र पानी के लिए त्राहि त्राहि मच रही होती है, मतलब सभी जगहों पे पानी की त्राहि त्राहि, मतलब सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो यही हिम शिखर पिघल कर जल के रूप में सबके सूखे कंठों की प्यास बुझाते हैं, और साथ ही कृषि के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। वही बर्फ पिघल कर क्या होता है, मैदानी भागों में आता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम हैं सामने आए हैं। उत्तर है लेखिका को आशा थी कि लायुंग में उन्हें बर्फ देखने को मिलेगी, पर वहां उन्हें निराशा ही मिली। एक सिक्किम युवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के कारण यहाँ बर्फ गिरने में क्या आ गई है, कमी आ गई। मतलब वहाँ स्नोफॉल में क्या आई है, कमी आई है, प्रदूषण होने की कमी आई है। वहाँ से 500 मीटर ऊपर कटाव में बर्फ देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पे सिक्किम का युवक बताया कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, कहाँ, लायुंग में। कहा कि यहाँ पे प्रदूषण हो गया है, जिससे स्नोफॉल में कमी आई है, बर्फ गिरने में कमी आई है। यदि आप यहाँ से 500 मीटर ऊपर जाओ, कटाव है, वहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी। प्रदूषण के कारण मौसम चक्र में परिवर्तन आ गया है। स्नोफॉल की कमी के कारण पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है। पेड़ों के कटने से ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया है। जितने पेड़ थे सब लोग काट रहे हैं, जिससे यहाँ का जो ऑक्सीजन है O2 वो क्या है, कमी आ गई है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जीने के लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी का स्वास्थ्य क्या होगा, खराब होगा। अगला क्वेश्चन है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता के देश के आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। तो लेखिका जब रास्ते में जा रही थी तो उन्होंने देखा कि जो सिक्किमी युवतियां हैं वो पेट पे मतलब पीठ पे क्या करती हैं, मतलब बैग टाइप बना के उसमें अपने बच्चों को रख के काम करती हैं। मतलब एक तरह काम करती हैं, एक तरह माता का फर्ज भी निभाती हैं। वो कठिन, जो लेखिका जा रही है, इतने कठिन रास्ते हैं, यदि आदमी गिर जाता है वहाँ से खाई में चला जाता तो बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन इतने कठिन रास्तों को कौन बनाती हैं, ये युवतियाँ अपन परिश्रम करके बनाती हैं, और उनको जितना मिलता है उससे कई गुना वो काम कर देती हैं, जो जो देश के प्रगति के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही इसमें बताई हैं कि लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी महिलाओं के लिए कहा है जो पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर पत्थर तोड़ने का कठोर परिश्रम कर रही थी।
जरा सी भी चूक होने पर सीधे जान से हाथ धोना पड़ता। उन्हें लगता है कि यह एट बेस्ट एट रिपेयरिंग है, अर्थात ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि देश की यह आम जनता ही देश की प्रगति का आधार है, और यदि यही काम करना बंद कर दे तो देश की प्रगति ही रुक जाएगी। यदि देश की आम जनता काम करना छोड़ दे तो देश की प्रगति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बाकी ये तो क्वेश्चन वही है, आम जनता। अगला क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो उत्तर है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रकृति की शोभा, वृक्षों को काटकर पर्वतों का सौंदर्य नष्ट किया जा रहा है। फैक्ट्रियों के अवशिष्ट से नदियों का पानी दूषित हो रहा है, मतलब जो फैक्ट्रियों से जो केमिकल वाला पानी निकल के नदियों में जाता है वो दूषित होता है, और जो आपके घरों से जिसे हम भूरा पानी बोलते हैं वो भी नदियों को क्या करता है, दूषित करता है, जिससे जानवर हमारे पीते हैं तो क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। वाहनों का धुआं वातावरण को प्रदूषित करा है। जो वाहन दुनिया भर के गाड़ी, अधिक से अधिक लोग गाड़ी चला रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो ये वातावरण, उसका जो धुआं है वह वातावरण को, वायुमंडल को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। इस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है वो, उसका जो संतुलन है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। इसको रोकने के लिए हम वृक्ष न काटें और न काटने दें। वाहनों का प्रयोग कम से कम करें, जितना हो सके हमें गाड़ियाँ कम चलानी चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों को नदियों में न बहाएं, मतलब यदि कोई गंदा पानी है या केमिकल का पानी है, उसे ही अवशिष्ट बोलते हैं, उसका पानी नदियों में न बहाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, कटाव पर किस युवक का न होना उसके लिए वरदान है। कटाव पर किस दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त, मतलब कटाव एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कोई दुकान आज भी कोई दुकान नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे गंदगी नहीं होती है और वहाँ का पर्यावरण बहुत ही अच्छा है। तो ही इसमें बता रहे हैं, कटाव को अपनी सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मतलब यदि कोई पूछे कि हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो कटाव को। और कटाव कहाँ है, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है। यह प्रदेश इतना सुंदर इसलिए है क्योंकि इस स्थान का व्यवसायीकरण नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे कोई भी व्यवसाय नहीं है, अर्थात यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। कटाव में आज भी कोई दुकान नहीं है, मतलब कटाव में दुकान नहीं है उस समय। इस समय तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय का वर्णन है, अर्थात यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। यदि यहाँ पर दुकानें हुई तो यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए क्या है, वरदान है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक क्यों दिखाई दी। क्योंकि लॉन्ग स्टॉक में एक कोई चीज़ है, मतलब उसको लोग धर्म चक्र कहते हैं। लोग कहते हैं कि यदि इसको घुमा दिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये लेखिका कह रही है कि पूरे देश में हमारा धार्मिक वाडंबर ढोंग सब एक बराबर है। तो इसी के बारे में इसमें बता रही हैं कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका के द्वारा पूछने पर जितेंद्र नार्गे ने बताया। जितेंद्र नार्गे कौन है, लेखिका का ड्राइवर। मतलब जब पर्यटक जाते हैं तो वहाँ गाड़ी करते हैं, जो तो ड्राइवर को सारी प्राकृतिक वातावरण, भौगोलिक स्थान सब पता रहता है, सब जानते हैं और वो बताते हैं ये है वो है। तब वो पर्यटक, मतलब घूमने का मज़ा कुछ और ही रहता है। यदि पर्सनल गाड़ी कर लें, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं उनको सब पता रहता है ये क्या है वो क्या है, तो और अच्छा रहता है, और इससे आदमी थक जाएगा। आगे, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को लगा कि भारत में गंगा नदी के बारे में भी लोगों की यही अवधारणा है, अतः सारे भारत की आत्मा एक ही है। इसलिए वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी
प्रगति के बावजूद लोगों की धर्म, आस्था, पाप पुण्य, अंधविश्वास आदि की अवधारणा एक जैसी है। अगला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। मतलब एक जो कुशल गाइड होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। उत्तर, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड होने के साथ साथ मानवीय गुणों से युक्त था। मतलब जो ड्राइवर था वो बहुत ही कुशल था, उसे सब चीज़ें पता थी। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, जितेन नार्गे एक कुशल गाइड होने के साथ साथ एक अच्छा ड्राइवर भी था। एक अच्छा ड्राइवर था, कुशल ड्राइवर मतलब अच्छा ड्राइवर भी था। उसे वहाँ की प्रकृति का जो भौगोलिक और सामाजिक जानकारी थी, जिसका गाइड में होना नितांत आवश्यक है। मतलब आप जिस क्षेत्र प्रांत में रहते हैं उसके बारे में, उसके भौगोलिक और समाज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पहला, गाइड की वाणी से रोचकता होनी चाहिए जिससे सैलानियों को बोरियत महसूस न हो। मतलब गाइड जो आप गाइड कर रहे हैं उसकी वाणी में रोचकता हो। मतलब जो सैलानी पर्यटक हों, घूमने वाले जो होते हैं जाते हैं उसे पर्यटक या सैलानी बोलते हैं, उनमें आपसे बोरियत ना हो। जितेन एक कुशल वक्ता भी था। जितेन एक कुशल वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला व्यक्ति था। थर्ड है, जितेन मानवीय संवेदना से युक्त था, इसलिए वह वहाँ के लोगों के दुख दर्द के बारे में लेखिका को बताता था। मतलब वहाँ के मतलब वो भौगोलिक पहले ही बोल दिया, भौगोलिक जानकारी होना। मतलब वहाँ पे रहन सहन, वेशभूषा, सुख दुख, सारे रास्तों को जानकारी होना, कैसे जाना है, ये क्या है वो क्या है। तो ये सब वहाँ के दुख दर्द के बारे में लेखिका को सब क्या करता था, बताता था। तो एक कुशल गाइड के ये सब क्या होते हैं, गुण होते हैं। गाइडेंस माने होता है मार्गदर्शक। अगला है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक क्यों दिखाई दी। ये तो पीछे बता दिए हैं। आगे है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। तो उत्तर है, झिल मिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंतोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। उन जादू भरे क्षणों में उन्हें सब कुछ अर्थहीन स्थगित लग रहा था। उन्हें अपने भीतर बाहर सिर्फ शून्य नजर आ रहा था। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। आगे क्वेश्चन है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। तो उत्तर है आपका उत्तर है, लेखिका को प्रकृति माया और छाया के खेल के समान लगती है। वह आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी के समान झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। सारा मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका इस प्रकृति के इस अनंत विराट स्वरूप को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। इस परिदृश्य को देखकर वह रोमांचित और पुलकित थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इसी चलायमान सौंदर्य में जीवन का आनंद है। अगला क्वेश्चन है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। तो उत्तर है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। पहला, वहाँ के स्थानीय गाइड जिन्हें उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक और सामाजिक जानकारी होती है। दूसरा है, सरकारी कर्मचारी, होटल के मालिक आदि जो उनके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तीसरा, सहयात्री जिनके साथ सफ़र खुशनुमा हो जाता है, जो यात्रा को बोझिल नहीं होने देती। चौथा है फोटोग्राफर जो यात्रा को स्मरणीय बनाता है।
अगला है क्वेश्चन, प्रेयर व्हील को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आते हैं? तो उत्तर है प्रेयर प्रेयर व्हील को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आते हैं कि वह चाहे मैदान हो या पहाड़, वैज्ञानिक उन्नति के बावजूद भी देश की आत्मा एक जैसी है। पाप पुण्य की अवधारणा, अंधविश्वास, लोगों की आस्था सब एक जैसी है। मतलब पूरे देश में सबका पाप पुण्य अवधारणा अंधविश्वास सब एक, आस्था सबकी क्या है? एक जैसी है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेखिका कह रही हैं कि मैं मतलब सिक्किम भी जाके देख लिया कि जो पाप पुण्य अवधारणा अंधविश्वास है सबकी, पूरे भारत की आस्था एक है। मतलब सभी लोग एक हैं, एकता में अनेकता, हिंद की विशेषता। तो ये थे आपके साना साना हाथ जोड़ के क्वेश्चन आंसर। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो शुक्रिया, धन्यवाद।